गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलेश लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं रोज की तरह। आज हम लोग एक सिविल मैटर पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम और स्पेशली कुछ इम्पोर्टेंट इशू पे। तो आइए हम लोग देखते हैं, चर्चा में जुड़ते हैं कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम में जब हमारे एडिशनल एविडेंस के लिए कोई अपील में कोई प्रे होता है तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं। कोर्ट के सामने हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस तरह के एप्लीकेशंस जो है आइए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस मेंटेनेबल नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अगर कोई अपीलेंट हाई कोर्ट में अगर 107 सीपीसी के तहत ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी में अगर कोई एप्लीकेशन डालता है और कहता है कि मुझे एडिशनल एविडेंस के लिए परमिशन दिया जाए, तो क्या ऐसे एप्लीकेशंस को हाई कोर्ट अलाउ करेंगे या फिर इसको रिजेक्ट करेंगे, या हाई कोर्ट कहेंगे कि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो आज हम लोग जो है इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहला बात ये है कि जब एडिशनल एविडेंस की बात आता है, हम सब जानते हैं कि अपील बिफोर हाई कोर्ट डेफिनेटली पॉइंट ऑफ लॉ पर है। तो कोई अपील बिफोर हाई कोर्ट पॉइंट ऑफ लॉ के आधार पर, यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है, अगर लॉ परमिट करता है उस अपील के लिए तो अपील होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन किसी अपील में जब कोई क्लेम पे ऑलरेडी आपको क्लेम अवार्ड हुआ है, whatever the amount, that may be 20 lakhs, 30 lakhs, whatever the amount, तो इस अवार्ड के अगेंस्ट में जब हाई कोर्ट में अपील दायर हुआ तो डेफिनेटली अपीलेंट कुछ ना कुछ ग्राउंड लिया होगा। उनमें से अगर एक ग्राउंड ये है कि हम एडिशनल एविडेंस के लिए प्रे करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द एडिशनल एविडेंस, चूंकि उस एविडेंस को उन्होंने लोअर कोर्ट में यानी ट्रायल कोर्ट में यानी ट्राइब्यूनल में, एमएससीटी मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल में वो एग्जिबिट नहीं करा पाया, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या ये अपील का ग्राउंड हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हमारे ऐसे कोई इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस को क्लेमेंट यानी हमारे हाई कोर्ट में जब अपील खड़ा होता है तो वहां पे रिस्पोंडेंट 1 2 व्हाटएवर माइट बी, वो कैसे डिफेंड करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है कि अपीलेंट एडमिट्स दैट द डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई मान लिया जाए कोई अपीलेंट ऐसा डॉक्यूमेंट्स लाना चाहता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो कहना चाह रहा है कि टोल प्लाजा रिकॉर्ड और जीपीएस रिपोर्ट एंड ओनर्स एफिडेविट were already produced before the MSCT, that is Motor Vehicle Accidental Claim Tribunal. Therefore, this is not a case of a new subsequently discovered evidence. तो हम लोग ये डिफेंड कर सकते हैं कि जिस जीपीएस या टोल प्लाजा रिकॉर्ड को वो एविडेंस के रूप में लाना चाहता है,
ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ओनर से, व्हीकल से, पर्टिकुलर व्हीकल से। अब व्हीकल के ओनर है और ओनर को डेफिनेटली उस केस में पार्टी बनाया गया। तो अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली ओनर को बुला करके, ओनर के एविडेंस लेकर के गवाही में उसको क्लैरिफाई किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में हम ये प्ली ले सकते हैं कि appellant admits that the documents, toll plaza record, GPS report and owner's affidavit were already produced before the MSCT. Therefore, this is not a case of new subsequently discovered evidence. तो ये कोई नया एविडेंस तो है नहीं, वो पुरानी बातें हैं। वो सारी चीज जितने ट्रायल के लिए उनको जो है 6 महीने 8 महीने 1 साल समय दिया गया, उस समय वो उस जगह पे लाता, लेकिन नहीं लाया। अब एप्लीकेंट कह सकता है कि हमने लाने की कोशिश किया था, हमने एप्लीकेशन दिया था, हमारे क्या कहते हैं एप्लीकेशन को हमारा नहीं कंसीडर किया। ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जिबिट होना चाहिए था, एग्जिबिट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स क्या है कि हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या तो फिर हमारे कोर्ट को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है, द लर्नेड एमएससीटी राइटली डिड नॉट रिलाई अपॉन द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे आर लीगली इनएडमिसिबल एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी रॉन्गफुल रिपोजल। अगर कोई कोर्ट उसको एडमिट नहीं किया, इसलिए आप जानते हैं क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए क्या कहते हैं प्रे कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको 65 एविडेंस एक्ट की 65B को भी ध्यान में रखना होगा। और वो तभी होगा जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सर्टिफिकेशन हो। विदाउट सर्टिफिकेशन का जो है वो एविडेंस में जो एडिशनल एविडेंस के रूप में दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर एमएससीटी कोर्ट उसको डिनाई किया है वैसे डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, तो उसके पीछे वैलिड रीजन है। ट्रू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, there is no section 65B certificate which is mandatory. अगर 65B की सर्टिफिकेशन नहीं है और जो मैंडेटरी है वो अगर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, तो डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो दैट मीन्स हमारे ट्रायल कोर्ट सही है, और ट्रायल कोर्ट जब सही है तो फिर हाई कोर्ट में जो है ऐसे कोई हमने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस में एडिशनल एविडेंस को लाने के लिए जब हम प्रे करते हैं, तो फिर ऐसे एप्लीकेशन जो है डिसमिस होना लाजिम है। द ओनर एफिडेविट इज सेल्फ सर्विंग, untested by cross examinations and has no evidentiary value in MSCT proceeding। फिर जो है दूसरा जो पॉइंट हम ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंश्योरेंस कंपनी हैज नो परमिशन अंडर सेक्शन 170 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। इस तरह का अगर आप सेक्शन 170 ऑफ MSCT एक्ट को देखेंगे डिटेल्स में, अगर आप सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 को देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि विदाउट सच परमिशन द इंश्योरर कैन नॉट डिस्प्यूट नेग्लिजेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द व्हीकल एट ऑल। हेंस द entire defense sought to be raised through this IA is स्टैट्यूटरी बार्ड। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि चूंकि ये 170 सेक्शन 170 सबसेक्शन 4 की प्रोविजंस को भी ये वायलेट कर रहे हैं, और इसलिए ये जो है ऐसे आईए जो है स्टैट्यूटरी बार्ड है। द पुलिस रिकॉर्ड FIR एंड चार्जशीट क्लियरली मेंशन द offending track number such and such in MSCT proceeding, strict criminal proof
is not required and police papers carry possessive value. The award amount has already been passed in favor of the claimant. The IA is nothing but a dilatory tactics to defeat the beneficial object of the Motor Vehicle Act. तो ये सब साफ जाहिर है कि जब हमें अवार्ड हुआ, हमारे फेवर में अवार्ड हुआ 20 लाख 25 लाख 30 लाख व्हाटएवर माइट बी, और ऐसे कोई आईए इंटरलोकेटिव एप्लीकेशंस यहाँ ला के जो है एक्स्ट्रा एविडेंस एडिशनल एविडेंस कराने चाह रहा है, तो इसका मकसद साफ है कि इसको लंबा इसको बजाय रखना, जिसको हम लोग एकदम लेमन की लैंग्वेज में कहते हैं कि उलझाए रखना, इसको पेमेंट नहीं करना है। तो जब हमारी कोर्ट को क्लियर डायरेक्शन है कि उसको पेमेंट किया जाए, और उनका जो है नीचे कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल हुआ है, और हाई कोर्ट में आके आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन से लेके इस ग्राउंड पे एक स्टे ले लिए हैं, तो साफ जाहिर होता है कि आप जो है जल्दी से जल्दी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, लंबा इसको रोक के रखना चाहते हैं। तो बीइंग ए क्लेमेंट हम इन सब प्ली ले सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, एक आईए फाइल कर सकते हैं, आईए फॉर द अर्ली रिलीज, कि चूंकि हमारे ट्राइब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है पेमेंट करें, और दूसरी बात है चूंकि यह मैटर ऑफ द डेथ है, डेथ क्लेम फादर एंड मदर जो है क्लेमेंट है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट में रिस्पोंडेंट 1 और 2 है, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट है कि अगर कोई ओनर डिफॉल्टर है तो राइट टू रिकवरी है, ओनर से वो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हें जो है पेमेंट करना होगा, क्या करते हैं हमारे क्लेमेंट को। तो इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट जो है वो क्लेमेंट को पेमेंट कर दे और फिर वो रिकवरी करे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के थ्रू ऐसे कोई केस को जब हो डिरेल करना चाहते हैं, तो फिर हमारे क्लेमेंट के लिए इन सब ऑप्शंस हैं कि आईए फाइल करें अर्ली पेमेंट के लिए, अर्ली रिलीज, डायरेक्शन फॉर द रिलीज, और फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि आई डिजर्व आउटराइट dismissal and the appellant should be directed to comply with the award for with interest. तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि हमें अवार्ड के अमाउंट तो पेड करें, और चूंकि जितना आप डिले कर रहे हैं उस डिले के तहत जो है आप उतने समय के लिए इंटरेस्ट भी करें। अब हमारे कोर्ट जो है कुछ सवाल हमें कर सकते हैं, फॉर द एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, कि व्हाई कांट द कोर्ट लुक एट जीपीएस डाटा इन अपील, यहां क्यों नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट सेक्शन 65B सर्टिफिकेट, विदाउट सेक्शन 65B सर्टिफिकेट इट इज इनएडमिसिबल। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडिशनल एविडेंस के रूप में लाना चाहता है तो उनको सर्टिफिकेट सेक्शन 65B का जो सर्टिफिकेट देना होगा। अगर वो 65B नहीं लाया है तो डेफिनेटली हमारे लोअर कोर्ट उसको इनएडमिसिबल किया है और राइटली किया है, और जब फिर हाई कोर्ट में आईए लगाकर हम ये कर रहे हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इनएडमिसिबल एविडेंस cannot be introduced through the order 41's rule 27। तो ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के तहत ऐसे कोई एडिशनल एविडेंस के लिए हम जो है क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं है। दूसरा जो मोस्टली जो कोर्ट हो सकता है कि हमें क्वेश्चन करे कि इफ एमएससीटी रॉन्गली इग्नोर्ड इट, अगर हो सकता है कि रॉन्गली वो गलत तरीके से इसको इग्नोर कर दिया होगा, तो इट इज इग्नोर्ड फॉर ए लीगल इनएडमिसिबिलिटी। हम सर्टिफिकेट नहीं दिए और कह रहे हैं कि रॉन्गली इग्नोर किया है, नहीं, ये हमारे लॉ कह रहा है कि ऐसे कोई एविडेंस
को लाने के लिए आपको जो है 65B के सर्टिफिकेशन की जरूरत है, सर्टिफिकेट लाए नहीं और आप कह रहे हैं कि इन्हें क्या कहते हैं इग्नोर किया। ये इग्नोर नहीं, नॉट रॉन्ग रिफ्यूजल, ये रॉन्ग रिफ्यूजल नहीं, इट डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर 41 रूल 27 और ये रूल 47 ऑर्डर 41 रूल 27 जो है को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी कोर्ट हमें पूछ सकता है कि इंश्योरर रेज नॉन इन्वॉल्वमेंट प्ली। तो फ्रेंड्स यहां हम लोग कह सकते हैं कि ओनली विथ सेक्शंस 170 परमिशंस व्हिच इज एडमिटेडली एब्सेंट, ये एडमिटेडली एब्सेंट था, तो ऐसे सिचुएशंस में यहां जो है एक एप्लीकेंट कह सकता है कि नहीं हमने एप्लीकेशन दिया उसको कंसीडर नहीं किया फलाना फलाना। तो ये हो सकता है कि वो कह सकते हैं अपने आर्गुमेंट के लिए, लेकिन अगर वो वाकई एप्लीकेशन दिया था या उसको कंसीडर नहीं किया था तो ये इनका मैटर जो है ये रिकॉर्ड में आना चाहिए, और रिकॉर्ड में जब नहीं है तो फिर हम उसमें को जो है कंसीडर हम लोग जो है उस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ टेक्निकल बातें थी हमारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स में। जब कोई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशंस को लाना चाहता है और पेमेंट को नहीं करना चाहता है और डेफिनेटली केस को एक लंबे समय तक उसको खींचना चाहता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो क्लेमेंट जो है एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फॉर रिलीज द पेमेंट, रिलीज द अवार्ड अमाउंट, इसके लिए वो प्रे कर सकता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको लिए यूजफुल है या आपके किसी फ्रेंड के लिए यूजफुल है तो इसको आगे बढ़ाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे इसी तरह कोई इंफॉर्मेटिव कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आप सब सकुशल रहें, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।